राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब पूरी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि निवेशकों का उत्साह बढ़ाने वाले हालिया वैश्विक कमेंट्स भारत की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहाँ कोट कर सकता हूँ जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहाँ बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहाँ इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहाँ की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है।
साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन आम आदमी के विधायकों के हंगामे के बाद कार्यवाही मंगलवार को स्थगित कर दी गई। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता को सर्वसम्मति से विधानसभा का स्पीकर चुना गया। विपक्ष की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सीएम कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है, जिसे उन्होंने दलित और सिख विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं इस अवसर पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और कहा कि विधानसभा को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे पिछली विधानसभा में भी साथी रहे विजेंद्र गुप्ता जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए, और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूँ कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूँ, और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मनजिंदर मैं आप सिंह सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिख कर भेज दीजिए। ठीक है। मनजिंदर गुप्ता जी, मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो सांसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में
सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारे अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, मैं इसके लिए बैठ जाइए, आप जरूर याद बैठिए। करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उद्योग, स्टार्टअप और अन्य पर मध्य प्रदेश सरकार की 18 नीतियों का अनावरण किया। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र भी आज से शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा सत्र आज शुरू होते ही नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। इंदिरा गांधी के संबंध में भाजपा मंत्री के बयान के बाद पार्टी के 6 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विधानसभा के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में नई कैबिनेट का पहला सत्र रेखा गुप्ता के विधायक के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू होने के तुरंत बाद आतिशी और कुछ अन्य विधायकों सहित विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और महिला लाभार्थियों को 2500 रुपए की सहायता की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिमस्खलन की चपेट में आकर रूस के एक नागरिक की मौत हो गई। असम राइफल्स के जवानों ने आइजोल के पास जिलेटिन की 4980 छड़ें बरामद की और 2 महिलाओं सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल आयोजित होने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। रोहिणी में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के माला रेंज में 2 जंगली हाथियों ने कई इलाकों में गेहूं और गन्ने की सैकड़ों बीघा फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में सक्रिय हो गई है। सोमवार को आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में हाउस टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली वासी वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर भरेंगे, उनका पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स 50% कम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी के हक में, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत देने के लिए काम किया है और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एमसीडी के द्वारा लिया जा रहा है। हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहाँ का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे
उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाये उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर हैं, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन हैं, उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं, उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर हैं, उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है एमसीडी के द्वारा, जो हमारे मेयर साहब और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, वो इसके बारे में सदन में अपनी सहमति के साथ ये फैसला ले रहे हैं। वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक ने इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। एमसीडी के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 1.5 साल पहले, तब से लेकर बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें ग्राउंड पर उतर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा कि एमसीडी के जो कर्मचारी थे, जिनको कभी समय पे वेतन नहीं मिलता था, आखिरी बार उनको वेतन 2008-2009 में मिला था। उन कर्मचारियों को आज महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, क्योंकि अब एमसीडी की फाइनेंशियल स्थिति अब बेटर हो रही है, बेहतरीन हो रही है। जहां पहले एमसीडी घाटे में रहती थी, भ्रष्टाचार में रहती थी, अब वो एमसीडी फायदे में आने लग गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा निर्णय, जैसे संजय भैया ने बताया, अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे सभी पार्षदों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग का पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से हाउस टैक्स बकाया पड़ा हुआ है, और वो एक तरीके से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनको अधिकारी जाता है, ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, उनसे पैसे लेता है, और इससे जो पैसा एमसीडी के ऑफिस में आना चाहिए, एमसीडी के अकाउंट में आना चाहिए, वो एमसीडी के अकाउंट में ना जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। तो एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले 1 साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करा देते हैं, तो पुराना जो भी आपका हाउस टैक्स है वो पूरी तरह से हम माफ कर देते हैं। तो 24-25 वाले सेशन का अगर आप हाउस टैक्स टाइमली जमा करा देते हैं, तो उससे पहले का जो भी आपका हाउस टैक्स है उसको पूरी तरह से माफ करते हैं। 100 गज से कम घर जितने हैं उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से इस सेशन में, अब जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2025 से 2026 वाला वित्तीय वर्ष होगा, उसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों का जो हाउस टैक्स है उसको कंप्लीटली माफ कर रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं। साथ ही साथ 100 गज से जो 500 गज के मकान हैं उनका हाउस टैक्स हम हाफ कर रहे हैं। तीसरी चीज, बहुत सारी रेजिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं उनको ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, हाउस टैक्स लगाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, जिससे एक बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को परेशानी होती है। तो उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं 2025-2026 सेशन का। और साथ ही साथ जो 1300 दिल्ली के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, चूँकि अपार्टमेंट्स बहुत सारे एरिया में बने रहते हैं, तो इसलिए अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स से किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हाउस टैक्स जो 1300 अपार्टमेंट्स हैं उनको जो लोग टाइमली जमा करेंगे उनका हाउस टैक्स 25% उनको उसमें रिबेट मिलेगा, उसमें छूट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। ये एमसीडी के अंदर एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, एक एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा
कमर तोड़ने वाला ये कदम है। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में 16वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने संस्थान को बधाई दी और इसे पुरातन व नूतन का संगम करार दिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में अग्रणी बनना है, साथ ही नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर एक समावेशी व सतत समाज का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथियों, पिछले 15 सालों में यहाँ के टीचर, एलुमनाई और आप सभी स्टूडेंट्स ने देश के, बल्कि मैं कहूँ कि दुनिया के एजुकेशनल मैप पर आईआईटी मंडी को जो आपने स्थान दिलाया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेना था, लेकिन मैंने फैसला किया सारे कार्यक्रमों को निरस्त करूंगा और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा। साथियों, आईआईटी मंडी एंशिएंट और मॉडर्न यानी पुरातन और नूतन का यह संगम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंडी का यह इलाका न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि यह अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में लक्षागृह के बाद पांडव कुछ दिन इसी मंडी में आकर ही रुके हुए थे और बौद्ध मठों की भी लंबे समय से यहाँ मौजूदगी, क्योंकि मैं बराबर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के लिए आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बराबर यहाँ पर बौद्ध मठों की भी मौजूदगी हमको देखने को मिलती है। यानी महाभारत काल से लेकर बौद्ध काल तक और मध्यकालीन भारत से लेकर ब्रिटिश शासन तक मंडी किसी न किसी रूप में जाना जाता रहा है। आज भी हमें यहाँ कई सारी एंशिएंट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और टेम्पल्स आपने भी देखा होगा यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के रूप में आईआईटी का होना निश्चित रूप से एंटिक्विटी और मॉडर्निटी के को एग्जिस्टेंस का मैं मानता हूँ एक सिंबल है। और आज जब हम सब आईआईटी मंडी के 16th फाउंडेशन डे को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के पीछे एक विजन भी होता है और मिशन भी होता है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तो उसका विजन सहज रूप से वहाँ के नौजवान छात्र छात्राओं को जीवन में एक्सलेंस अचीव करके नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार करना भी होता है। यह भी उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है। इस आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है और साथ में नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर एक जस्ट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी का भी निर्माण करना इस आईआईटी मंडी का उद्देश्य है, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का उद्देश्य। और मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही नोबल विजन है। Knowledge creation and innovation is the most essential condition for the progress of the society, and we should promote and encourage it in every measure. मित्रों, किसी भी समाज के विकास के लिए इन्वेंशन और इनोवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर इन्वेंशन और इनोवेशन इंश्योर करने के लिए सबसे आवश्यक यह होता है कि आइडिएशन इंश्योर करने के लिए हमें फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना ही होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से बेहतर और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड रेस का हिस्सा बना हुआ है और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहता हूँ। अप्रैल 2024 तक दुनिया भर में 5.44 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो विश्व की कुल आबादी का अप्रॉक्सीमेटली 67.1% के बराबर है। भारत में भी मोबाइल का प्रयोग किस हद तक हो रहा है, यह मैं समझता हूं कि आप बच्चों को बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मित्रों, आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भारत के इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रही है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। भारतीय टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अगले 5 वर्षों में 300 to 300 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। आज भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत विश्व में मोबाइल हैंडसेट के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में इमर्ज हो रहा है। 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 के लगभग यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में इमर्ज होकर विश्व के पटल पर आया। मित्रों, फिनटेक से लेकर ई कॉमर्स तक और एडटेक से लेकर क्लीन टेक तक भारत के टेक एंटरप्रेन्योर्स ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम को एक शेप देने का काम कर रहा है। अगर मैं इसी संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो हम सब ये मानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में सामने आया है। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक बहुत बड़ा
टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हमारे सामने। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक नई डेवलपमेंट है और इसके पूरे इम्प्लीकेशन अब भी लोगों के द्वारा समझने की कोशिश की जा रही है, परंतु इसमें भी हमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके जनरेटिव चैटबॉट्स जैसे सुपर स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया है। डेफिनेटली उन चैटबॉट्स ने पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि कुल 146 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से 98 और विपक्ष से 48 सदस्य शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि विचारधारा भले अलग हो, लेकिन चर्चा सार्थक रही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का स्वागत किया। उन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और उनकी संख्या 146 है। 146 माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत 146 सदस्य चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है। मुद्दे अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है, तो इसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था, जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला। आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानव भावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसपे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महोदय, मैं इस पे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे और जो मुद्दे उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन सबका सम्मान करता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर आभार और धन्यवाद ज्ञापित हो, इससे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है और मानव का महामानव होना उसकी विजय। देखिए, 3 बातें उन्होंने कही और ये 3 श्रेणियां सदैव रही हैं, मानव भी, दानव भी और महामानव भी, जिसे आप देव श्रेणी में मान सकते हैं। मान्यता ये है कि महर्षि कश्यप की 2 रानियां थी, एक से देव है, एक से दानव है, यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी है। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है। जो केवल अपने लिए कार्य में व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये 3 जो श्रेणियां हैं, ये 3 श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम